गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 2 जनवरी पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में देखेंगे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर एक क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन के बारे में जानेंगे, मिशन सागर द थर्ड, देन नेशनल एंथम के बारे में देखेंगे, यूनियन लिस्ट इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके बारे में जानेंगे, देन ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को डिस्कस करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर भी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में दिए गए थे, इसको लेकर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देन एथेनॉल के बारे में देखेंगे और फाइनली एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क है डिब्रू साइकोवा न्यूज में था, इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टाइम टू टाइम रिवीजन लेक्चर आपको दिख रहे होंगे, आई होप आप उनको रिवाइज कर रहे होंगे। काफी सारे लोगों ने पूछा कि क्या मैराथन सेशन भी आएगा, तो यस, मैराथन सेशन तो रहेगा ही और वो दिसंबर का बहुत जल्दी अपलोड भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे आज हमारी 3 बजे क्लास है, तो इसे प्लीज मिस मत करिएगा। इसमें हम दिसंबर की ही रिवीजन करने वाले हैं और आप जानते हैं कि पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर्स हैं उसे हम रिवाइज कर रहे हैं। तो 3 बजे अनअकैडमी के ऊपर एक क्लास रहेगी, PL10 कोड को यूज करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट जो है वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ फर्स्ट 10 डेज के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली 6 को हम पहला मॉक टेस्ट अपना करेंगे लाइव सोल। चलिए, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि आपको 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है टू बी इन द सेफ जोन। ठीक है, अगर 6 से कम आपके मार्क्स आते हैं तो आप इसे दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ में से भी इसे रिवाइज कर सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ईडीएफसी को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दी गई, आपसे पूछे कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सी यहां पर स्टेटमेंट्स ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है पासिस थ्रू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से होकर ये जाता है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करी जा रही है। सेकंड कहती है ये सानेवाल लुधियाना से स्टार्ट होता है पंजाब के अंदर और देन दंकुनी वेस्ट बंगाल तक जाता है, ये भी हो सकता है। एडीबी जो है वो हमारा ईडीएफसी जो प्रोजेक्ट है इसको फंड कर रहा है, मेजोरिटी ऑफ फंडिंग जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से आ रही है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली आपका जो ईडीएफसी है ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इसमें एक 351 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच जो है, एक सेक्शन था इसके बीच में, तो 351 किलोमीटर लंबा एक सेक्शन जो है उसको ऑपरेशनल किया गया है, इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और ये जो है बेसिकली फॉल करता है, जो पूरा स्ट्रेच है खुर्जा और भावपुर यूपी के अंदर फॉल करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यहाँ पे इट पासिस थ्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही थी? इट पासिस थ्रू उत्तर प्रदेश। तो यस, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अभी आपको मैप पे भी दिखाऊंगा, वेस्टर्न भी देखेंगे और फिर जानेंगे कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं। तो यस, सानेवाल लुधियाना से शुरू होता है पंजाब से और ये दंकुनी वेस्ट बंगाल तक जाता है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक जो है वो इसकी फंडिंग कर रहा है, लार्जली जो फंडिंग आ रही है वो वर्ल्ड बैंक से आ रही है, ना कि एडीबी से। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा आपका? आंसर विल बी ए। चलिए, तो यहां पे एक बार देख लीजिए। सो दिस इज द ईस्टर्न कॉरिडोर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे पंजाब कवर हो रहा है, हरियाणा यूपी कवर हो रहा है, देन बिहार झारखंड कवर हो रहा है, फाइनली दंकुनी आपको दिख रहा होगा ये वेस्ट बंगाल के अंदर, और लुधियाना यहाँ पे सानेवाल पंजाब में। ये आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये उड़ीसा वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में है, इसलिए पीछे मैप पे मैंने आपको उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर इजीली आप कर पाते। डब्ल्यूडीएफसी के बारे में पूछा कि बताएं कौन कौन से स्टेट से ये होके जाता है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी के अंदर पूछे जा चुके हैं। अगर किसी भी तरीके की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हैं या फिर ऐसी कोई चीज जिसका एक्सपेंशन मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर है, जैसे क्वाड्रिलेटर के ऊपर आई रिमेंबर एक बार क्वेश्चन पूछा था, गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो है वो कौन कौन से स्टेट से होके जाता है। तो जब इस तरीके से न्यूज आपकी आती है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर ध्यान देने हैं कि कौन कौन से स्टेट्स कवर करे गए हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कहा गया है कि हरियाणा कवर होता है, पंजाब कवर होता है, महाराष्ट्र कवर होता है। देखिए, हरियाणा पंजाब तो ईस्टर्न में भी था, अभी पीछे हमने देखा है, बट क्या वेस्टर्न में भी ये आते हैं? लेट्स सी, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एक बार मैप पे मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। सो दिस इज द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूपी से शुरू हो रहा है और फिर हरियाणा इसमें कवर हो रहा है, फिर आप राजस्थान में जाते हैं, गुजरात में ये इंपॉर्टेंट सिटीज जो है जैसे पिरथाला है, यहाँ पे दादरी है, अहमदाबाद है, इसमें कवर हो रही है, सूरत भी इस पे फॉल करती है, फाइनली गोवा भी इसमें कवर हो रहा है और इवन महाराष्ट्र मुंबई भी ये जेएनपीटी तक जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी यहाँ पे हमने स्टेट्स जो है वो कवर करे हैं। पंजाब इसमें नहीं था, ठीक है, इसमें क्या था? हरियाणा था और
महाराष्ट्र भी था इसके अंदर, राजस्थान भी था इसके अलावा, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश भी था। तो शुरुआत हो रही थी उत्तर प्रदेश से, उसके बाद फिर हरियाणा में आए, फिर हम गए राजस्थान में, गुजरात में, गोवा, महाराष्ट्र को इसने कवर किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। जो आपका डीएफसीसीआई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपकी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आती है, ठीक है। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो बनाया गया था, कितनी यहाँ पे किलोमीटर के लिए? 3306 किलोमीटर कंप्लीशन करने के लिए। तो 3000 से ज्यादा किलोमीटर जो है उसको कवर करने के लिए ये बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। बेसिकली एक पीएसयू है जो आपकी डीएफसीसीआई है। क्वेश्चन यहां पर भी बन सकता है डीएफसीसीआई के ऊपर, 3 स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जा सकते हैं और आपसे फिर पूछा जाएगा कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3000 किलोमीटर से ज्यादा इनको एरिया कवर करने के लिए कहा गया था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और प्लानिंग, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज, बिल्डिंग, आपकी ऑपरेशन, जितना भी काम होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, वो इसके द्वारा किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, उससे पहले मेंस के लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूं। अगर बात करी जाए कि हम काफी सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, इसके फायदे क्या होने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाई द गवर्नमेंट इज प्लानिंग सो मेनी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला फायदा जो है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट इससे कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड है एनर्जी एफिशिएंसी इसके अंदर से आएगी। फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है, अगर डेडिकेटेड, इसको डेडिकेटेड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, अगर आप इसका नाम ध्यान से सुने तो वो क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ऐसा कॉरिडोर जो कि डेडिकेटेड तौर पे फ्रेट के लिए बनाया गया है। अभी तक क्या होता है, जो इंडियन रेलवेज है, इसमें जो भी आपकी मालगाड़ियां होती है, जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं, उनका जो स्पीड है वो भी काफी कम होती है और उनको काफी जगह पे रुकना भी पड़ता है। जब भी हमारी पैसेंजर ट्रेन जाती हैं तो मालगाड़ियों को रोक दिया जाता है। लेकिन अगर उनका एक अलग से कॉरिडोर होगा तो जो माल है, जो सामान है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। देखिए, आज के टाइम में जब भी लोग सामान को शिफ्ट करते हैं, रेलवे उनकी पहली प्रेफरेंस नहीं होती जब इंडिविजुअल की हम बात करते हैं तो। लेकिन जहां पे इंडस्ट्री की बात होती है, उनके पास और कोई चारा भी नहीं होता है, क्योंकि रेलवे के अंदर क्या है, जो कॉस्ट है वो कंपेयर टू रोड काफी कम होती है। लेकिन उनको इसके साथ साथ एक नेगेटिव चीज का भी सामना करना पड़ता है, वो है कि सामान को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और यहां पे कोई श्योरिटी भी नहीं होती, कोई ऐसा आपको टाइम नहीं बताते हैं कि इतने टाइम में आपका सामान पहुंच जाएगा। एक एस्टिमेटेड टाइम बता दिया जाता है और उससे काफी ज्यादा टाइम यूजुअली लग जाता है। तो अब इससे क्या है, इंडस्ट्रीज को परेशानी होती है। इस चीज को करेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ताकि जितने भी इंडस्ट्री है और इवन इंडिविजुअल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को एक कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचा सके और रेलवेज का सहारा ले सके इस चीज के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये भी इसके बेनिफिट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इससे इंप्रूव होगा और फाइनली एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जनरेट होगी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं काफी कॉमन सेंसिकल पॉइंट है, लेकिन मेंस के अंदर जब लिखना होगा तो हो सकता है याद ना आए। तो कोशिश करिएगा इन सब पॉइंट्स को आप इंक्लूड करने की, और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो डीएफसी के अंदर ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि रामसर कन्वेंशन को लेकर है। अभी रिसेंटली रामसर कन्वेंशन न्यूज में थी काफी, देखेंगे क्यों, बट पहले रामसर कन्वेंशन को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपसे पूछे, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी। क्या ये इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसे 1971 में अडॉप्ट किया गया था इन द इरानियन सिटी, ईरान की किसी सिटी के अंदर। चिल्का लेक जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर है। हो सकता है आप जानते हैं कि मॉन्ट्रे रिकॉर्ड जो होता है वो रामसर कन्वेंशन के अंदर बनाया जाता है। एंड क्योलेदाउ नेशनल पार्क वाज पुट इन द लिस्ट बट लेटर ऑन रिमूव्ड। पहले क्योलेदाउ नेशनल पार्क जो था वो भी इस रिकॉर्ड के अंदर आता था, लेकिन अभी उसे बाहर निकाल दिया गया। सोचिए, चलिए देखिए, ऐसी वेटलैंड्स, द वेटलैंड्स विच आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसी वेटलैंड्स जिनकी इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस है, उनको रामसर साइट से डिक्लेयर किया जाता है। और ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है, ये पहली बार कब पावर में आई थी? 1 फरवरी 1982 को। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको 1971 में अडॉप्ट किया गया था। तो एक बार मैं लिख देता हूं, 1971 में अडॉप्ट किया गया था। 1975 में ये फोर्स में आई थी और इंडिया के लिए 1982 में फोर्स में आई, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में अडॉप्ट किया गया, 1975 के अंदर ये फोर्स में आई और 1982 के अंदर इट केम इनटू फोर्स फॉर इंडिया ऑन 1 फरवरी 1982। पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। रामसर नाम की सिटी थी ईरान के अंदर जहां पर इसे अडॉप्ट किया गया था, इसी वजह से इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। देखिए, हमारे यहां पे चिल्का लेक जो है, चिल्का लेक जो उड़ीसा में फॉल करती है, इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर डाला गया था, लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दिया गया। तो चिल्का लेक इज नॉट इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अगर हम आज की बात करते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये अभी भी लिस्ट में है, राजस्थान में फॉल करता है। और इसके साथ लोकतक लेक, लोकतक लेक कहां फॉल करती है, जल्दी से बताएं मुझे। लोकतक लेक मणिपुर के अंदर है। तो मणिपुर के अंदर की लोकतक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का अभी भी इस रिकॉर्ड में शामिल है, लेकिन चिल्का लेक को इसमें से रिमूव कर दिया गया। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ए।
चलिए मैं आपको रामसर साइट्स दिखा देता हूं कुछ, और ये भी बता दिया मैंने आपको कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आपका है केओलेदाओ नेशनल पार्क, ये आपकी पहली साइट है। और सेकंड कौन सी है आपकी, दिस वन, लोकतक लेक। कहां पे फॉल करती है, मणिपुर के अंदर। और चिल्का लेक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चिल्का लेक को तो इसमें से एग्जिट कर दिया गया। तो अभी चिल्का लेक आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन बाकी रामसर साइट्स की बात करते हैं, अगर हम रिकॉर्ड की बात ना करें, देखिए डिफरेंस है, रामसर साइट्स जो है वो आपकी अलग है, और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर जो साइट्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मिशन सागर द थर्ड के बारे में है। इस पे कुछ दिन पहले भी हमने क्वेश्चन बनाया था, दोबारा से न्यूज में था, देखेंगे इसके बारे में। पहली स्टेटमेंट इसको लेकर कहती है कि मिशन सागर थर्ड ये जो है एक HADR असिस्टेंस का पार्ट है, हो सकता है। इट इज एसोसिएटेड विद फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, तो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ ये एसोसिएट करता है। मिशन सागर द थर्ड आपको याद आ रहा होगा, क्यों था ये न्यूज में, बताएं, सोचें इसके बारे में, आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। चलिए, तो रिसेंटली हमारी जो इंडियन नेवल शिप है किल्टान, मेरे को ये भी बताइए कि ये जो नाम है ये किस आइलैंड से लिया गया, क्या लक्षद्वीप के आइलैंड से लिया गया है या अंडमान के आइलैंड से लिया गया, ये जरूर बताइएगा। ये जो थी ये कंबोडिया के एक पोर्ट के ऊपर पहुंची है, और मिशन सागर द थर्ड जो हमारा एक असिस्टेंस प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं इंडियन नेवल शिप को भेजा गया। इसमें है क्या, कोविड-19 से कंसर्निंग जो वेरियस कंट्रीज हैं उनको यहां पर सहायता दी जा रही है। तो इसके अंदर कंबोडिया हो, इवन आपके जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर भी हमारी शिप्स जा रही हैं, और कोविड-19 के लिए जो फूड पैकेट्स हैं या फिर जो दवाइयां हैं और वैक्सीन है वो प्रोवाइड करी जा रही है काफी सारी दूसरी कंट्रीज को। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, और अपनी फ्रेंडली कंट्रीज की हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चेंज द वर्ड इन नेशनल एंथम टू ऑनर इंडिजिनस पीपल। तो अभी एक रिसेंटली एक कंट्री है जिन्होंने अपने नेशनल एंथम के अंदर एक वर्ड जो है उसको चेंज किया है, ताकि वहां पे रहने वाले जो इंडिजिनस पीपल है उनको एक ऑनर जो है वो दिया जा सके। कौन सी कंट्री है, क्या है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है या ऑस्ट्रेलिया है। सोचिए, फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं, और यहां पर एलिमिनेशन भी करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फिर भी आप 3 में से एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं अगर, तो आंसर तक पहुंचने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, जो कि इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं होती। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली अभी न्यू ईयर ईव के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने एक वर्ड जो है अपने नेशनल एंथम के अंदर चेंज किया है, और इस चेंज के बाद एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी जो है पूरी कंट्री के अंदर रिफ्लेक्ट करी गई है, ठीक है। और ये इंडिजिनस पीपल को ऑनर करने के लिए भी किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, देखिए आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो धीरे धीरे पास आता जा रहा है। अराउंड 170 डेज के आसपास का टाइम आपके पास बचा है। तो आप चाहें तो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं जो कि आपको प्रीलिम्स को क्रैक करने में और मेंस में भी एक अच्छा आंसर लिखने में काफी हेल्प करने वाले हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज। और अभी आपका 50% न्यू ईयर डिस्काउंट चल रहा है, जो कि आप 2021 कूपन को यूज करके यूज कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सीरीज को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मिशन 2022 को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इन दोनों सीरीज में से जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ये देखकर कि आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो अपकमिंग प्रीलिम्स है वो देने वाले हैं। आपको एक शेड्यूल वे में जो तैयारी है वो इसके अंदर कराई जा रही है। अभी हम स्पेक्ट्रम हमारी जो बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, उसको लेक्चर्स के थ्रू कवर कर रहे हैं। साथ में ही हमारी जो इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें हम लेक्चर के थ्रू उसे कवर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम उसके कंसर्निंग जो एमसीक्यूज के वीडियोज है वो भी हम साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि प्रीलिम्स और मेंस आपकी एक होलसम तरीके से प्रिपरेशन हो सके। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा exam.netmoc.com पे जाके, और इस कूपन को जरूर यूज कर लीजिएगा 2021 को। और कोशिश करें जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज कूपन जो है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, एंड देन प्राइसेस जो है वो भी ऊपर चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो यहां पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। हमारा इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्यों ये न्यूज में दिया गया था वो भी मैं बताऊंगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होती उसको लेकर आपका जो शेड्यूल 7 है ये न्यूज में दिया गया था। पहली स्टेटमेंट कहती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो 7 शेड्यूल में दी गई है। हो सकता है करेंसी एंड कॉइनेज कम अंडर द यूनियन लिस्ट, करेंसी और जो कॉइनेज होता है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। एजुकेशन जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है उसने कहा है कि जो टूरिज्म है हमें उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए, ताकि सेंटर और स्टेट दोनों ही इस एरिया को लेकर पॉलिसीज को फ्रेम कर पाए और इस सेक्टर को बढ़ावा भी दे पाए। टूरिज्म अभी कहां पर आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दे रखी होती है, क्या वो 7 शेड्यूल में आती है? तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। करेंसी एंड कॉइनेज,
कम अंडर यूनियन लिस्ट। ये स्टेटमेंट भी आपके ठीक है। देखिए, एजुकेशन के बारे में बात करें तो एक टाइम था जब ये स्टेट लिस्ट के अंदर आया करती थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन जो था इसे स्टेट लिस्ट से शिफ्ट करके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया था। जो हमारा 200 डेज की सीरीज के लेक्चर्स चल रहे हैं वहां पर भी मैंने आपको 42nd अमेंडमेंट के बारे में ये चीज बताई थी। देखिए, इस तरीके से जो हम पढ़ाई करते हैं, एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आप खुद ही चीजों को इंटरकनेक्ट करने लग जाएंगे। आपने सुना होगा यूपीएससी के अंदर कि चीजों को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करें, बट वो बिल्कुल शुरुआत से नहीं होता है। अगर आपको सिर्फ 2-3-4 महीने हुए हैं पढ़ाई करते हुए तो आप इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे चीजों के बारे में आपको पता चलता जाएगा, आप क्या करेंगे, आप न्यूज को आपके सब्जेक्ट से रिलेट करना शुरू कर देंगे, हिस्ट्री जो होगी उसको पॉलिटी से रिलेट करना शुरू कर देंगे और इंटरकनेक्शन जो है बनाते जाएंगे। तो ये जो चीज है थोड़े टाइम के बाद आप डेवलप कर लेंगे। तो कोशिश करें इस चीज को जितनी जल्दी डेवलप करने की आप कर सकते हैं कि जब भी आप न्यूज पढ़ें तो कोशिश करें उसे किसी दूसरी चीज जो आपने पढ़ रखी है उससे इंटरकनेक्ट करने की, क्योंकि मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर ये इंटरकनेक्शन काफी हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे होंगे, जितना चीजों को इंटरकनेक्ट करके आंसर लिखेंगे उतना बेहतरीन आंसर आप लिख पाएंगे और उतने अच्छे मार्क्स आपके मेंस के अंदर आएंगे। मेंस के आंसर अनलाइक द पीसीएस एग्जामिनेशन वो बिल्कुल फैक्चुअल बेस पे नहीं होते हैं। यहां पर आपको पूरा एनालिसिस करना होता है, चीजों को इंटरकनेक्ट करना होता है। तो कोशिश करें इस आर्ट को डेवलप करने की। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? आंसर विल बी डी, क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं वो आप देख सकते हैं ब्रीफली। यहां पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेकर और पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इस पर्टिकुलर वैक्सीन को लेकर। तो आप जानते हैं कि अभी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है इसको अप्रूवल दिया गया यूके के अंदर, और इससे जो कोविड-19 की जो परेशानी है इससे फेस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस वैक्सीन के ऊपर 3 स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है कि इसे इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर, तो ओरल वैक्सीन नहीं है, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है इंट्रावेनस से। सेकेंड, हार्मलेस वायरस इज यूज टू मेक अ वैक्सीन, तो इसके अंदर हार्मलेस वायरस को यूज किया जाता है और उससे वैक्सीन बनाई जाती है, ये भी पॉसिबल है। टी सेल्स आर ट्रिगर टू फाइट द वायरस, इसके अंदर टी सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्या करते हैं, वायरस को फाइट करते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस काम करता है। साइंटिस्ट जो है उन्होंने सबसे पहले स्टेप में क्या किया है, जीन्स जो कि स्पाइक प्रोटीन से आते हैं, दिस इज द स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन के जो जीन्स होते हैं उनको लिया और उसके साथ साथ क्या किया, हार्मलेस वायरस को ऐड करके एक वैक्सीन बनाई। ठीक है, इसके बाद इस वैक्सीन को इंजेक्ट किया इंडिविजुअल के अंदर, और ये करने से हुआ क्या, इसकी बॉडी में होता है जो आपकी एक इम्यूनिटी जिसे कहते हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाती है। द वैक्सीन एंटर्स सेल्स विच देन स्टार्ट टू प्रोड्यूस द स्पाइक प्रोटीन। तो क्या होता है, ये जो पूरी वैक्सीन गई इसने स्पाइक प्रोटीन को बनाना शुरू किया, लेकिन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। टी सेल्स जो थे आपकी बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज जो थी वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने इस स्पाइक प्रोटीन को खत्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक इम्यूनिटी जो थी वो आपने यहां पर इस स्टेज के अंदर डेवलप कर ली, ताकि फ्यूचर के अंदर कभी भी कोरोना वायरस होता है या फिर कोविड से ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंपैक्ट होता है तो उसके जो टी सेल्स हैं और जो एंटीबॉडीज है वो दोबारा से इसी तरीके से काम करने लग जाएंगे। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म था इसके अंदर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, क्या इंजेक्ट किया जाता है इसको? अभी देखा हमने, यस इंजेक्ट किया जाता है। हार्मलेस वायरस का इसमें इन्वॉल्व था, यस हार्मलेस वायरस को किसके साथ, जो जीन्स थे आपके स्पाइक प्रोटीन के उसके साथ मिलाकर इस मेडिसिन को बनाया गया है, इस वैक्सीन को बनाया गया है। और टी सेल्स जो थे, और टी सेल्स के साथ साथ एंटीबॉडीज जो है इसके अंदर ट्रिगर होती हैं। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। पूछा था इनकरेक्ट कौन सी है, तो नन ऑफ द अबव, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के बारे में। उन्होंने एक यूएसडी 231 मिलियन लोन जो है एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बनाने के लिए यहां पे साइन किया है। पूछा गया है कि ये कहां पर ये पर्टिकुलर फैसिलिटी जो है लाई जा रही है, क्या नागालैंड के अंदर, सिक्किम, आसाम, मणिपुर। ये जो अग्रीमेंट अभी अभी रिसेंटली किया गया है, तो बताएं कौन से स्टेट के लिए इसे साइन किया गया, सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने 231 मिलियन डॉलर का एक जो पर्टिकुलर अग्रीमेंट है उसे साइन किया, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो असम के अंदर, स्टेट ऑफ असम के अंदर क्रिएट करी जा सके। इससे 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो है वो बनाया जाएगा और असम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, असम। सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पूछा गया इथेनॉल के बारे में। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने E20 के बारे में भी डिस्कशन किया था और मैंने इसके ऊपर आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया था, जिसमें काफी सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इस मेंस के आंसर को सबमिट भी किया है। लेट्स सी यहां पर क्या पूछा गया, डिफरेंट क्वेश्चन है। इथेनॉल काफी न्यूज में आ रहा है, तो हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए, तो चाहे इथेनॉल हो, इसके सोर्सेज हो, इसकी यूटिलाइजेशन हो या E20 हो, इसके बारे में चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इथेनॉल के बारे में पूछे कि किस किस चीज से प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्या शुगर केन से प्रोड्यूस किया जा सकता है, व्हाट अबाउट मेज, व्हीट। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे।
चलिए देखिए, सबसे ज्यादा अगर इथेनॉल इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है तो वो शुगर केन से किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शुगर केन मोलासिस जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप जान रहे हैं E20 की जब हमने बात करी थी, मतलब इथेनॉल 20% जो है मिक्स किया जाएगा। इसी तरीके से E25 भी होता है, E30 भी होता है। अलग अलग कंट्रीज जो है वो अलग अलग मैकेनिज्म को यूज करते हैं। इंडिया के अंदर E20 अभी हमने शुरू किया है। कुछ कंट्रीज जैसे आई थिंक हमने ब्राजील के बारे में पढ़ा था, वो E25 को यूज कर रहे थे, मतलब 25% इथेनॉल को यूज किया जा रहा था एक पूरे के पूरे ब्लेंडिंग के अंदर। तो इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिक्स किया जा सकता है, जिससे कि गैसोलीन के ऊपर डिपेंडेंस इंडिया की खत्म करी जा सकती है, जिसकी वजह से प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज हमें हर साल पे करना पड़ता है। अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक मॉडिफाइड स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। जो लोग भी इथेनॉल को प्रोड्यूस करेंगे वहां पर इंटरेस्ट का कुछ बेनिफिट जो है वो उनको दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट एग्जम्पशन, इंटरेस्ट को एग्जम्प्ट किया जाएगा वहां पर। इसके अंदर ग्रेन बेस्ड डिस्टिलर्स भी होंगे। एंड सिर्फ ऐसे नहीं है कि जो शुगर केन के मोलस बेस्ड अभी इथेनॉल बनाया करते थे सिर्फ वही नहीं, लेकिन जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलर्स है उसके थ्रू भी इथेनॉल बनाएंगे, उनको भी ये एग्जम्पशन दी जा रही है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इथेनॉल का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, ताकि गैसोलीन का जो एक यूटिलाइजेशन है उसको कम किया जा सके और दूसरे देशों के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है जो तेल के लिए, उसको कम किया जा सके। तो चाहे शुगर केन हो, मेज हो, व्हीट हो, तीनों से ही इसको बनाया जा सकता है। आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जब भी कोई नई चीज आएगी, मान लीजिए इथेनॉल की ही बात करें, तो कुछ लोग उसको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग उसमें से कमियां निकालेंगे। इथेनॉल के केस में भी ऐसा हुआ। जो यहां पर आपके डीलर्स थे उन्होंने तो ये कहा कि देखिए, अगर आप इथेनॉल को यूज करते हैं तो आपकी जो व्हीकल इंजन है उनको डैमेज हो सकता है। जो भी आप गाड़ी चलाते हैं या फिर कोई टू व्हीलर चलाते हैं तो उनके इंजन में खतरा हो सकता है, उनको परेशानी हो सकती है, डैमेज हो सकते हैं इंजन। लेकिन ऑयल इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि हमने काफी सारी स्टडीज करी है, उसके बाद ये पाया है कि इथेनॉल को जब पेट्रोल के अंदर मिक्स किया जाता है तो इंजन को कोई भी नुकसान नहीं होता है। देखिए, अलग अलग लोग अपने अपने फायदे के लिए ये चीजें कहेंगे। जो लोग नहीं चाहते कि इथेनॉल आए और वो गैसोलीन को ही यूज करना चाहते तो कुछ इस तरीके की बताएंगे। जो लोग चाहते हैं इथेनॉल आए तो वो कुछ इस तरीके की चीजें बताएंगे। तो ये सब चीजें दोनों तरफ के जो पॉइंट्स होते हैं वो हम अपने आंसर्स के अंदर इन्वॉल्व करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी जान लेते हैं। तो इथेनॉल जो है जब इसको पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता है, एक सेपरेट पंपिंग एंड मीटरिंग मैकेनिज्म को यूज किया जाता है। और एक बार अगर ब्लेंड हो गया ये, इथेनॉल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोल, पेट्रोल से फिर उसको अलग नहीं किया जा सकता। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है, डिब्रू साइकोवा। मोर स्पेसिफिकली आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के बारे में पूछा है कि बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन असम। असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके नॉर्दर्न बैंक पे ये लोकेट करता है। इट इज द लार्जेस्ट स्वाम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर सबसे बड़ा स्वाम्प फॉरेस्ट है ये। एंड देन मागुरी मोतापंग वेटलैंड जो है वो इस रिजर्व का पार्ट है। सोचे फिर डिस्कस करते हैं। रिसेंटली न्यूज में था, क्यों था वो भी बताऊंगा, बट पहले इसके बारे में स्टेटमेंट्स जो वो पढ़ लीजिए। चलिए, तो डिब्रू साइकोवा न्यूज में था, असम में लोकेट करता है। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जनवरी 31 जो है डेडलाइन रखी है, जनवरी 31 2021 एज ए डेडलाइन, ताकि जो डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के जो ड्वेलर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। ध्यान रखिएगा, इस वजह से ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क न्यूज में था। देखिए, वैसे हमारे यहाँ पर काफी सारे नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन क्वेश्चन किस चीज पे पूछा जाएगा? जो नेशनल पार्क्स पिछले एक साल में न्यूज में थे। तो इट इज सिचुएटेड इन द सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम, ना कि नॉर्दर्न बैंक। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, इसी वजह से ए और बी को जल्दी से एलिमिनेट कर लीजिए। अब आंसर या तो सी होगा या डी होगा, मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाती है। मगुरी मोंटापंग वेटलैंड जो है वो यहां पे लोकेट करती है। अब हमें देखना है क्या सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि नहीं है। तो क्या ये लार्जेस्ट स्वाम्प फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर? देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में तो है, बट क्या लार्जेस्ट है? तो यस, इट इज द लार्जेस्ट स्वाम्प फॉरेस्ट। आंसर आपका हो जाएगा डी। मैप पे एक बार लोकेशन दिखा देता हूं। यहां पे आपका डिब्रू साइकोवा है, यहां देख सकते हैं आप सदर्न पोर्शन पे, सदर्न बैंक पे है। ये आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके। देन यहाँ पे साथ में और भी देख लीजिए, काजीरंगा भी है। नीचे आपका होलंगापार गिबोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देन आपका है लाइकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद है ओरांग नेशनल पार्क एंड देन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, यहां पे ये चीजें वैसे भी नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूछा जा सकता है कि बताएं, ये 4 नाम देके, इन 6 नाम में से 4 नाम आपको देके पूछा जा सकता है कि बताएं ईस्ट से वेस्ट कौन से हैं या वेस्ट से ईस्ट कौन से हैं। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इवन नॉर्थ से साउथ भी पूछा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में कौन से हैं, ब्रह्मपुत्र के साउथ में कौन से हैं, ये सब चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो मैप वगैरह अच्छे से करिए, कम से कम 5 से 10 मिनट रोज मैप को दीजिए। एक दिन में मैप नहीं होते हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 30 मिनट्स मोर
आपका रिटेंशन के लिए 2 मिनट के अंदर हम करेंगे एक्टिव रिवीजन। सो बी रेडी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसके आंसर आप करेंगे, और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लाइव देख रहे हैं तो लाइव करिएगा, अदरवाइज बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर करना जरूरी है ताकि आपको याद रहे कि किसी दिन इस चीज का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और उसका आपने टाइप करके मेरे को आंसर दिया था, और वही चीज जब एग्जाम में आती है तो उसे रिकॉग्नाइज करना काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए रेडी हो जाइए। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में मैंने आपको बताया था। जल्दी से मुझे बताएं क्या उत्तर प्रदेश से ये पास होता है या नहीं होता है, यस और नो। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक जो है इसकी फंडिंग कर रहा है, और शानेवाल पंजाब से शुरू होता है और दंकुनी वेस्ट बंगाल तक जाता है। जो स्टेट्स थे वो भी मैंने आपको दिखाए थे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने 351 किलोमीटर का जो सेक्शन है, जो स्ट्रेच है, उसको यहाँ पे इनोग्रेट किया, जो कि यूपी के अंदर ही फॉल करता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस यूपी इसका पार्ट है। और जहां पे स्टेट्स थे हमने देखा था पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इसके अंदर आते हैं। फिर हमने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में पढ़ा था। जल्दी से मुझे बताएं कौन कौन से स्टेट इसके अंदर आते हैं। सारे नाम याद नहीं भी हैं तो भी जितने नाम आपको याद है उतने ही बता दीजिए कौन कौन से स्टेट्स जो हमारे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे, पीछे वाले 3 तो देख ही लीजिए। हरियाणा एंड महाराष्ट्र इसके अंदर थे, देन गुजरात, राजस्थान और यूपी भी मैंने आपको इसके अंदर बताए थे। मैप के ऊपर देख सकते हैं आप। चलिए देन मैंने आपको कुछ बेनिफिट्स भी बताए थे, ये यूज करिएगा आज के मेंस के आंसर को करने के लिए। देन रामसर कन्वेंशन के अंदर मैंने आपको बताया था 2 ऐसी साइट है जो कि मॉन्ट्रच रिकॉर्ड के अंदर है। वो साइट के नाम मुझे बताएं, एक मणिपुर के अंदर है और एक राजस्थान के अंदर है। जल्दी से मुझे बताएं कौन सी वो 2 साइट थी। रामसर वाली साइट तो काफी सारी है, लेकिन मॉन्ट्रच रिकॉर्ड में 2 साइट थी। चिल्का लेक कभी हुआ करती थी लेकिन बाद में उसे बाहर निकाल दिया गया, जो कि उड़ीसा से थी। इसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान से, लोकतक लेक मणिपुर से आज भी इंक्लूडेड है। 2 साइट्स इंडिया की तरफ से। देन मिशन सागर द थर्ड, अभी हमने क्या किया, कंबोडिया को हेल्प करने की कोशिश करी। जल्दी से बताएं कि किस चीज से रिलेट करता है, हेल्प किस चीज को लेकर दी जा रही है। यहां पर काफी सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको भी हेल्प दी जा रही है। मिशन सागर 3 के अंदर हम जो हेल्प दे रहे हैं वो कोविड-19 के कंसर्निंग दे रहे हैं। देन हमने नेशनल एंथम के बारे में पढ़ा था। जल्दी से बताएं कौन सी कंट्री थी जिसने अपने वर्ड को एक चेंज किया ताकि जो इंडिजिनस लोग हैं उनको यहां पर ऑनर किया जा सके। सो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो रिलेट करता है 7 शेड्यूल से। हमने सेंट्रल लिस्ट और आपकी यूनियन लिस्ट के बारे में भी देखा था। एजुकेशन मुझे जल्दी से बताएं कौन सी लिस्ट के अंदर आता है। हमने देखा था कि वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं 42nd अमेंडमेंट के थ्रू शिफ्ट करे गए थे, और 3 तरीके की लिस्ट के बारे में भी पढ़ा था। टूरिज्म को लेकर न्यूज थी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कहा था कि टूरिज्म को आप कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दीजिए, जैसे कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला हुआ है। फिर हमने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में देखा था, मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया था। जल्दी से मुझे यह बता दे कि किस चीज की वजह से इम्यूनिटी जो, कौन से ऐसे सेल होते हैं जो कि फाइट करने में हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज के साथ। उस सेल का नाम मुझे बताएं कौन से होते हैं। यस, दे आर द टी सेल्स। फिर हमने एडीबी की फंडिंग के बारे में देखा था, कहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर ये 120 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाएगी। सो दैट इज कमिंग इन आसाम। इथेनॉल के बारे में देखा था, मुझे सोर्सेज बता दे इथेनॉल के कौन कौन से हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार ब्लेंड कर दिया जाता है इथेनॉल को तो अलग नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि इससे इंजन जो है खराब हो सकते हैं। बाकी ऑयल इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना यह है कि इंजन को कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे शुगर केन, व्हीट और मेज जो है उससे इसे बनाया जाता है। डिब्रू सैखोवा कहां पे लोकेट करता है, किस स्टेट के अंदर है, जल्दी से मुझे बता दें। इसको लेकर हमारी न्यूज थी, असम में लोकेट करता है, और मैंने आपको काफी सारे दूसरे जो नेशनल पार्क्स हैं वो भी यहां पर दिखाए थे। प्रीलिम्स में पीडीएफ के लिए जो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, बताइएगा इथेनॉल किस किस चीज से प्रोड्यूस किया जाता है। अब तो ये काफी बार आपको बता दिया गया है, आपने कमेंट सेक्शन में भी आंसर किया, अब तो इसको आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में इसको जरूर आंसर करिएगा। आई विल सिलेक्ट द विनर आउट ऑफ यू। देन मेंस के लिए जो आपको आंसर करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू बेनिफिट द कंट्री। तो ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी जो कंट्री, हमारे देश की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ये मुझे आप जो हमारा मेंस का आंसर राइटिंग ग्रुप है वहां पर आंसर जरूर करिएगा। और जो नेटवर्क यूपीएससी की सेकंड चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहां पर एनसीईआरटी के साथ साथ जो द हिंदू का एनालिसिस है उसको भी डालना शुरू किया जाए। आपका फिर भी कोई फीडबैक है कि सेकंड चैनल के ऊपर एनसीईआरटी के अलावा और क्या क्या चीजें डाली जा सकती हैं, क्या क्या चीजें आप देखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे आप चाहें तो @prince_luthra पे बता सकते हैं, और चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं चंद्र प्रकाश बैरवा ने करेक्ट आंसर दिया। तो चंद्र प्रकाश आप मुझे @prince_luthra पे बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। मार्क्स को अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा सो दैट यू कुड सी दैट इंप्रूविंग इन द कमिंग डेज। और इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो पीडीएफ है 10 बजे 10 PM पे आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।